हेलो बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा आधारभूत लेखांकन शब्द क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे लेखांकन करने के लिए कौन कौन से नियमों को पालन करना होता है, किस तरीके से हम लेखांकन का काम करते हैं। आधारभूत शब्द का अर्थ यह है कि जैसे हिंदी इंग्लिश एक भाषा है, वैसे ही लेखा शास्त्र में अकाउंटिंग करने के लिए एक भाषा होती है जिसको बिजनेस की भाषा कहते हैं, और बिजनेस की भाषा को ही हम अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र कहते हैं। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अभी हम खाते के बारे में देखेंगे। खाता जो है, खाते का अर्थ यह है किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष संपत्ति से संबंधित सौदों को अलग अलग छांट कर एक तालिका बनाकर उससे संबंधित मदों को वहां पे लिखना, उससे संबंधित सौदों को वहां पे लिखना और एक तालिका बनाना, वो तालिका कहलाता है खाता। खाते को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। खाते जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाता और दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता। खाता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता जो भी व्यक्ति से संबंधित खाते रहेंगे उसको व्यक्तिगत में लेंगे, और जो व्यक्ति से संबंधित नहीं रहता उसको अव्यक्तिगत खाता कहा जाता है। अव्यक्तिगत को दो भागों में और बांटा गया है। एक होता है वास्तविक खाता और दूसरा होता है नाम मात्र का खाता। इसको अवास्तविक भी कहा जाता है। वास्तविक खाता मतलब जो वस्तु संपत्ति से संबंधित होंगे उसको वास्तविक खाता कहा जाता है, और जो खर्च हानि आय लाभ से संबंधित होता है उसको नाम मात्र खाता कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक सौदा ले लेते हैं, राम को वेतन दिया, तो वेतन एक प्रकार का खर्च है। अगर हम वेतन देंगे तो हमारे लिए वो खर्च है, और राम एक व्यक्ति है तो ये आएगा आपके व्यक्तिगत खाते में, वेतन आपका आएगा नाम मात्र खाते में। वेतन एक प्रकार का खर्च है और खर्चों को, हानि को, आय और लाभ को नाम मात्र खाता में लिया जाता है, और जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसको व्यक्तिगत खाता में लिया जाता है। राम को संपत्ति बेचा। अब ये संपत्ति जो है एक वस्तु है, और वस्तु को हम वास्तविक खाते में लेंगे। वास्तविक खाते के अंतर्गत किसी भी वस्तु को लिया जाता है, और राम फिर से एक व्यक्ति है, ये व्यक्तिगत खाते में ही आएगा। तो इस प्रकार से हम खातों के प्रकार को पढ़ेंगे। खातों की एक सूची बताऊंगा। खातों की सूची में लिखा हुआ है कौन कौन सा खाता व्यक्तिगत खाते में आता है, कौन सा वास्तविक में आता है और कौन सा नाम मात्र में आता है। अब बात करते हैं खातों की सूची के बारे में। खातों को तीन भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। व्यक्तिगत खाते को भी और तीन भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत तीन और पार्ट है, प्राकृतिक व्यक्ति का खाता, कृत्रिम व्यक्ति के खाते और प्रतिनिधि करने वाले खाते। प्राकृतिक व्यक्ति में जैसे हम हैं, मोहन, श्याम, राम, जो भी होगा, जो जिसको भगवान ने बनाया उसको बोलते हैं प्राकृतिक, जिसको इंसानों ने बनाया उसको बोलते हैं कृत्रिम। और प्रतिनिधि करने वाले खाते का मतलब ये है व्यापारी के नाम की जगह कोई दूसरा नाम यूज होता है, उसको कहा जाता है व्यापारी का प्रतिनिधि करने वाला खाता। जैसे प्राकृतिक व्यक्ति तो है राजा, मोहन, राम, श्याम। ये कृत्रिम व्यक्ति मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई व्यक्ति, इसको हम व्यक्ति ही मानेंगे। बैंक खाता को, कंपनी के खाते को व्यक्ति ही मानेंगे। शर्मा एंड सन्स कोई पार्टनरशिप का खाता होता है, कोई साझेदारी का, तो उसको कृत्रिम व्यक्ति ही माना जाता है। उसके बाद प्रतिनिधि करने वाले खाते में जैसे व्यापारी व्यापार में पूंजी लगाता है तो अपने व्यापार के जितना भी हिसाब किताब का पुस्तक है उसमें अपने नाम के जगह
पूंजी खाता लिखते हैं। पैसा लगाने के समय पूंजी खाता लिखते हैं और व्यापार से पैसा निकालने के समय अपने जगह आहरण खाता लिखते हैं। तो ये सारे खाते व्यापारी का प्रतिनिधि करते हैं, व्यापारी के प्रतिनिधि करने वाले खाते हैं। उसके बाद देखते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में वस्तु से संबंधित खाते आते हैं, जैसे वस्तु या संपत्ति से संबंधित खाते यहाँ पे आते हैं। दृश्य संपत्ति के खाते, दृश्य संपत्ति मीन्स जो हमें दिखता है, हम जिसे छू सकते हैं, उनको वास्तविक के अंतर्गत दृश्य संपत्ति खाते हम मानेंगे। जैसे भूमि है, भवन है। रोकड़ मीन्स यहाँ पे कॉमर्स के लैंग्वेज में पैसे को पैसा ना बोलकर रोकड़ बोला जाता है। फर्नीचर एक संपत्ति है, वस्तु है। स्टॉक मीन्स जिस भी सामान का आप खरीदी बिक्री करते हो, जिस भी सामान का व्यापार करते हो, उसको स्टॉक कहा जाता है, माल कहा जाता है। व्यापार के लैंग्वेज में, बिजनेस के लैंग्वेज में उसको स्टॉक या माल कहा जाता है, जिस भी सामान का हम सेलिंग परचेजिंग करते हैं। मोटर गाड़ी एक वस्तु है। तो जितने भी संपत्ति है, सारे संपत्ति को आप वास्तविक खाता के अंतर्गत लोगे। अदृश्य संपत्ति मैंने पिछले वीडियो में बताया ख्याति क्या है। ख्याति का मतलब होता है एक नाम, एक प्रसिद्धि हासिल करना। जैसे प्यूमा का टैग मैंने बताया था। नॉर्मल अगर शूज आप खरीदते हो तो 400-500 तक मिल जाता है, अगर वहीं पे प्यूमा का टैग लग जाता है तो वो 4000-5000 का हो जाता है। तो ये टैग लगने वजह से, नाम का टैग लगने वजह से उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है और व्यापार को ज्यादा लाभ कमाने में मदद कर रही है। तो जितने भी ये वस्तुएं हैं व्यापार को लाभ कमाने में सहायता करती है, इनको संपत्ति कहा जाता है। दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति मैंने पिछले पार्ट में बताया, पिछले वीडियो में। उसके बाद देखते हैं नाम मात्र का खाता। जितने भी खर्च, हानि, आय और लाभ है वो नाम मात्र खाते के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम क्रय करते हैं तो क्रय हमारे लिए खर्च है। सामान क्रय करेंगे, सामान खरीदेंगे तो वो हमारे लिए खर्च है। सामान बेचेंगे तो हमारे लिए वो लाभ है। सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो ये विक्रय हमारे लिए लाभ होता है। क्रय करने के बाद वापसी होती है तो उसको क्रय वापसी कहा जाता है, और बेचने के बाद हमें वापस मिलता है तो वो होता है विक्रय वापसी। क्रय वापसी एक प्रकार से हमारे लिए लाभ होता है। हमने क्रय किया, क्रय करने के बाद सामने वाले को वापस किया है, तो वापस करते हैं तो हमें हमारा पैसा मिल जाता है और हम सामान वापस कर देते हैं। तो एक प्रकार का ये हमारे लिए लाभ होता है। विक्रय वापसी का मतलब ये है हमने किसी को सामान बेचा है और सामने वाले ने हमें वापस किया, सामने वाला हमें वापस करता है तो हमारे कुछ माल की हानि होती है। तो विक्रय वापसी हमारे लिए एक प्रकार की हानि होती है। वेतन, कमीशन, ब्याज, भत्ता, डूबत ऋण वसूली, हरास, जो है इसमें और भी बहुत सारे खाते हैं। तो ये जितने भी आय, व्यय, हानि, खर्च है ये सब नाम मात्र खाते के अंतर्गत आएंगे। वेतन अगर हम देते हैं तो हमारे लिए खर्च होता है, और वेतन अगर हमें प्राप्त होता है तो हमारे लिए लाभ होता है। कमीशन हम देते हैं तो हमारे लिए खर्च होता है और हमें मिलता है तो हमारे लिए लाभ होता है। तो ये जितने भी खर्च, हानि, आय और लाभ है वो नाम मात्र खाते के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं इनके लिए नियम क्या है। तो ये है खातों की सूची। खातों की सूची के बाद अब देखते हैं इन खातों में जितने भी ये खाते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र, इसमें कौन कौन सा नियम लागू होगा। इसके लिए कौन सा नियम है, व्यक्तिगत खाते के लिए, नाम मात्र के लिए क्या नियम है और व्यक्तिगत के लिए क्या नियम है, देखते हैं। तो सबसे पहले खाते बनाने के समय मैथ्स में जैसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है, वैसा ही खाता बनाने के लिए हमारे पास भी दो साइड होते हैं, टू साइड्स होते हैं, विकलन साइड और समाकलन साइड। अगर कोई व्यक्तिगत खाते का नियम देखते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति पाता है, पाने वाला है, तो उस व्यक्ति को विकलन किया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति देता है तो उस व्यक्ति को समाकलन किया जाता है। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला व्यक्ति को विकलन किया जाता है, लेने वाला व्यक्ति को
समाकलन किया जाता है। जैसे ये राजा का खाता है, राजा को अगर हम सामान बेचते हैं, राजा को सामान बेचेंगे तो ये राजा है और ये हम है। हम अगर राजा को सामान बेचेंगे तो राजा पाने वाला होगा, पाने वाला व्यक्ति को विकलन करते हैं तो राजा को विकलन करेंगे। और अगर हम किसी इंसान से माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हमारे पास सामान आता है और देने वाला व्यक्ति सामने वाला होता है। अगर हम इससे सामान खरीदेंगे तो पाने वाला व्यक्ति होता है तो उसको विकलन करते हैं, देने वाला व्यक्ति होता है तो समाकलन। ये व्यक्तिगत खाते का नियम है। व्यक्तिगत खाते अगर आती है तो उसके लिए ये नियम काम करेगा, पाने वाला व्यक्ति विकलन, देने वाला समाकलन। इसके बाद व्यापार खाते के लिए व्यापार में आने वाली वस्तु को विकलन करते हैं और व्यापार से जाने वाली वस्तु को समाकलन किया जाता है। जैसे अगर हम भूमि खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, रोकड़ से कुछ खरीदते हैं, पैसे से कुछ खरीदते हैं, तो हमारे पास कोई सामान आता है, व्यापार में आने वाली वस्तु, व्यापार में कोई वस्तु आती है तो उस वस्तु को विकलन करेंगे, व्यापार से वो वस्तु जाती है तो समाकलन करेंगे। जैसे हम फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे व्यापार में फर्नीचर आएगा और सामने वाले को हम पेमेंट करेंगे, हमारे पास से रोकड़ जाएगा। फर्नीचर हमारे व्यापार में आएगा तो फर्नीचर को विकलन करोगे और हमारे व्यापार से रोकड़ जाएगा, रोकड़ खाता को हम समाकलन करेंगे। ये वास्तविक खाते का नियम है। वास्तविक खाते का नियम ये है, व्यापार में अगर कोई वस्तु आता है तो उस वस्तु को विकलन किया जाता है, उस वस्तु के खाते को, और व्यापार से कोई वस्तु जाता है तो उस वस्तु के खाते को समाकलन किया जाता है। अब लास्ट है नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते का नियम ये है, व्यापार के लिए खर्च और हानि होता है तो उस खाते को विकलन किया जाता है, और व्यापार के लिए आय और लाभ होता है तो उसके खाते को समाकलन किया जाता है। खर्च व हानि का खाता हम विकलन करेंगे, आय और लाभ का खाता खर्च और हानि का खाता विकलन करते हैं, आय और लाभ का खाता समाकलन करते हैं। जैसे क्रय खाता है, क्रय खाता का मतलब होता है हम सामान खरीदते हैं, उसको व्यापार के लैंग्वेज में क्रय करना बोला जाता है। तो हम सामान खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रकार का खर्च है। खर्च का खाता विकलन करते हैं, या अगर हमें हानि होती है तो हानि का खाता हम विकलन करते हैं। जैसे हम किसी को सामान सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, सामान बेचना, यहाँ पे हमारे लिए लाभ है, हम सामान बेचेंगे तो हमें लाभ होता है, और लाभ और आय का खाता हम समाकलन करते हैं। जैसे राम को हम सामान बेचे, राम को माल बेचते हैं, राम को माल बेचा। राम जो है एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत नियम फॉलो करेंगे,
राम को सामान बेचेंगे तो राम पाने वाला होगा, पाने वाले व्यक्ति को हम विकलन करते हैं तो राम को विकलन करेंगे। उसके बाद हम बेचते हैं तो उसको कहा जाता है विक्रय। बेचने से हमें लाभ होता है, नाम मात्र खाते का नियम ये है, आय और लाभ का खाता समाकलन होता है। तो बेचने से हमें लाभ होता है, लाभ का खाता हम समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे विक्रय खाता हम समाकलन करेंगे। तो ये था खातों की सूची और खातों के नियम। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। खातों की सूची, खातों के नियम। व्यक्तिगत खाते के लिए नियम है, पाने वाले व्यक्ति को विकलन किया जाता है, देने वाले व्यक्ति को समाकलन। वास्तविक खाते के लिए व्यापार में आने वाली वस्तु है तो उसको विकलन किया जाता है, व्यापार से जाने वाली वस्तु है उसको समाकलन किया जाता है। नाम मात्र खाते का नियम ये कहता है अगर मेरे व्यापार के लिए कोई खर्च है या हानि है तो उसको हम विकलन करेंगे, अगर मेरे व्यापार के लिए वो लाभ है तो उसको हम समाकलन करेंगे। इस नियम के आधार पर, इस सूची के आधार पर हम लेखांकन का काम आगे करते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।